गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू SRS IAS एंड लॉ अकेडमी। आज हम जो है अपना नया मॉड्यूल स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारा नया मॉड्यूल जो है वो होगा एनवायरनमेंट का। इसमें हम 3-4 टॉपिक्स जो हैं वही आपके मेन रहते हैं। फर्स्ट टॉपिक होता है आपका इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, सेकेंड टॉपिक होता है आपका बायोडाइवर्सिटी एंड देन उसके बाद इकोसिस्टम, और उसके अलावा पॉल्यूशन, और एक EIA करके आपका सिस्टम होता है एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। तो ये 4-5 मेन टॉपिक्स होते हैं आपके एनवायरनमेंट के। उसमें से ये जो आज हम फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, आज हम एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो है इससे हम अपनी क्लास जो है वो स्टार्ट करेंगे। इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो आपसे प्री में जो है वो पूछे जाते हैं। मेंस में अभी तक इससे रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो कभी भी नहीं आया। तो टॉपिक हम अपना स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डालो एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस। तो पहले इसकी स्टोरी सुन लो। होता क्या है कि 1970s के पास आते आते जब ज्योग्राफी की क्लास हम लगा रहे थे तो उसमें हमने सोशल फॉरेस्ट्री जो है वो कवर किया था। तो उसमें हमने देखा था कि 1970s तक आते आते क्या होता है कि इंडिया में जो फॉरेस्ट जो है वो काफी ज्यादा डिक्रीज होने स्टार्ट हो जाते हैं, जिस वजह से पॉल्यूशन जो होता है वो एकदम से काफी ज्यादा बढ़ जाता है, और उसके अलावा जो क्लाइमेट चेंजेस जो हैं वो भी आपके बढ़ने लग जाते हैं। इस वजह से क्या होता है कि जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं या इंटरनेशनली जो आपके साइंटिस्ट वगैरह होते हैं वो क्या करते हैं, वो इनके इम्पैक्ट्स के बारे में जानना जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो उनको लगता है कि ये सब चीजें जो है ये किस वजह से, जो क्लाइमेट जो है वो सबसे पहले जो है वो नजर में आता है कि आपका क्लाइमेट जो है वो चेंज हो रहा है, वो किस वजह से होता है कि उनको लग रहा था कि हम जो है पॉल्यूशन जो है वो काफी ज्यादा बढ़ रहा है। तो उसके लिए वो वेरियस ऑर्गेनाइजेशन जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो वही ऑर्गेनाइजेशन जो है वो हमारे सिलेबस का पार्ट है। तो एक टेबल जो है वो पहले बना लो, सबसे ऊपर हेडिंग डाल लो अपनी एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस। तो होता क्या है कि दो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं आपकी, एक है आपकी WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, और दूसरी होती है आपकी UNEP यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम। ये दोनों क्या करते हैं, ये दोनों मिलके जो है वो मीटिंग करते हैं 1988 में। 1988 में जब ये मीटिंग करते हैं तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन जो है ये बना देते हैं, एक पैनल जो है ये बना देते हैं जिसका नाम होता है IPCC, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। ये पैनल क्या करता है, ये हर साल अपनी एनुअल रिपोर्ट निकालता है। ये बनाते जाओ साथ साथ। ये हर साल जो है ये अपनी एनुअल रिपोर्ट निकालता है, और उस एनुअल रिपोर्ट में जनरली यही बातें की जाती हैं कि हमारा क्लाइमेट जो है वो चेंज हो रहा है, और अगर वो चेंज हो रहा है तो उसके चेंज होने के पीछे जो है वो रीजंस जो है वो क्या क्या है। तो हर साल ये जो है ये अपनी रिपोर्ट निकालते हैं। उसमें एक साल ऐसा आता है जब ये रिपोर्ट निकालता है, उस रिपोर्ट में जो है एक समिट जो है वो कंडक्ट किया जाता है जिसका नाम होता है UNCED यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। तो इसमें एनवायरनमेंट और उसके साथ साथ डेवलपमेंट की बातें जो है वो की जाती हैं। इसमें यह कहा जाता है कि हमारी कंट्री जो है या हमारा वर्ल्ड जो है वो धीरे धीरे डेवलप तो हो रहा है, लेकिन उस डेवलपमेंट के पीछे जो है जो कॉस्ट हमें पे करनी पड़ रही है वो कॉस्ट किसकी है, वो कॉस्ट है एनवायरनमेंट की। कि डेवलपमेंट के चक्कर में हम अपना एनवायरनमेंट जो है उसको बहुत ज्यादा डिग्रेड जो है वो करते जा रहे हैं। तो ये जो था यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, इसको हम अर्थ समिट के नाम से भी जानते हैं। अर्थ समिट, जब नोट्स बनाएंगे तब मैं इसका ईयर जो है वो लिखवा दूंगा आपको, और इसको रियो कॉन्फ्रेंस भी कहते हैं। रियो कॉन्फ्रेंस, रियो कॉन्फ्रेंस में दो बातें जो है वो की जाती हैं। तो वो दो बातें होती हैं, एक तो बात की जाती है क्लाइमेट चेंज की, कि क्लाइमेट जो है वो चेंज हो रहा है, और चेंज किस वजह से हो रहा है, क्योंकि हम डेवलपमेंट कर रहे हैं। तो उस वजह से हम जो है अपना जो एनवायरनमेंट है उसको खराब करते जा रहे हैं। लेकिन अगर हम एनवायरनमेंट खराब करते भी जा रहे हैं तो उसका मतलब ये नहीं है ना कि हम अपनी डेवलपमेंट जो है उसके ऊपर हॉल्ट जो है वो लगा दें। तो डेवलपमेंट जो है वो भी साथ के साथ होती रहनी चाहिए, और जो क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है उसको भी हमें कंट्रोल जो है वो करना है। तो क्लाइमेट चेंज के लिए ये एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बना देते हैं जिसका नाम है UNFCC यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज। तो ये क्या काम करेगा, ये देखेगा कि क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है उसके रिगार्डिंग ये रिपोर्ट्स वगैरह जो है ये निकालता था। लेकिन यहां पे एक गलती हुई इनसे, इन्होंने ये कॉन्फ्रेंस तो बना दी,
फ्रेमवर्क तो बना दिया लेकिन इसको जो है बाइंडिंग नहीं रखा। मतलब कि अगर कोई भी कंट्री जो है ये कॉन्फ्रेंस जो है या इस फ्रेमवर्क को जो है अगर वो साइन करती भी है तो उसकी मर्जी है कि अगर वो चाहे तो क्लाइमेट चेंज के रिगार्डिंग वर्क कर सकती है, अगर नहीं चाहे तो वो वर्क जो है वो नहीं कर सकती। तो इसमें सबसे बड़ी जो इसका फॉल्ट जो था वो ये था कि ये नॉट लीगली बाइंडिंग थी, ये लीगली बाइंडिंग जो है नहीं थी। देन इस गलती को सुधारने के लिए इन्होंने क्या लाए, ये लेके आए क्योटो प्रोटोकॉल। ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं हम जो है आज डिस्कस करेंगे। देन क्योटो प्रोटोकॉल ने वेरियस अपने जो है फ्रेमवर्क्स दिए, जैसे इसमें कार्बन मैकेनिज्म जो है वो आएगा, कार्बन जो है कार्बन की ट्रेडिंग जो है वो आएगी। तो वो सारे जब हम क्योटो प्रोटोकॉल करेंगे वो वहां पे देखेंगे। देन डेवलपमेंट के लिए इन्होंने क्या काम किया, एक एजेंडा 21 लेके आई। देन उसके बाद जब रियो कॉन्फ्रेंस हुई थी तो उसके ठीक 10 साल बाद एक और कॉन्फ्रेंस होती है जिसको Rio+10 कहा जाता है। देन ये मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स जो है वो लेके आते हैं कि हमें अगर डेवलपमेंट करनी है तो उसके लिए हमें कुछ गोल्स जो है वो सेट करने होंगे। तो ये मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स जो है वो लेके आते हैं। इसके टारगेट इतने कम रखे जाते हैं कि ये टारगेट जो है अपने टाइम से पहले ही अचीव हो जाते हैं। आई थिंक इसका टाइम पीरियड जो है वो 2015 तक इन टारगेट्स को जो है वो अचीव करना था, लेकिन हमने टाइम से पहले ही ये टारगेट जो है वो अचीव कर लिए। मैं ईयर के बारे में श्योर नहीं हूं, जब नोट्स करेंगे मैं ईयर जो है वो आपको लिखवा दूंगा। देन इस Rio+10 के ठीक 10 साल बाद एक और कॉन्फ्रेंस होती है, इसको हम क्या कहते हैं, रियो कॉन्फ्रेंस। यानी कि इसके 20 साल बाद एक और कॉन्फ्रेंस होती है जिसको Rio+20 जो है वो कहते हैं। एंड देन उसी के साथ एक पेज करके इसमें भी कुछ टारगेट्स जो है वो दिए जाते हैं। एंड देन लास्ट है आपकी SDGs, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। इसमें 17 गोल्स हैं और 169 टारगेट्स हैं हमारे, जिनको हमें अचीव करना है बाय 2030। तो इन सब कामों के लिए जो जो इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो है जो काम कर रही हैं उनके बारे में आपको जो है वो पता होना चाहिए। इसमें प्री में आपसे सवाल जो है वो इस तरीके से आ जाता है कि WMO जो है इसके हेडक्वार्टर्स जो है वो कहां पे हैं, ये कौन सी रिपोर्ट निकालते हैं, और उसके अलावा इनकी स्टैब्लिशमेंट जो है वो कौन से ईयर में हुई थी। ईयर से रिगार्डिंग आजकल क्वेश्चंस जो है वो नहीं आ रहे, लेकिन बहुत पहले यूपीएससी जो है वो इससे सवाल पूछा करती थी। उसके अलावा क्या इंडिया इसका मेंबर है या फिर नहीं है, और क्या ये लीगली बाइंडिंग है या फिर नहीं है। ये 4-5 जो भी ऑर्गेनाइजेशन करोगे इनसे रिलेटेड ये 4-5 बातें जो है वो आपको पता होना चाहिए कि हेडक्वार्टर्स जो है वो कहां पे है, और इसके इंडिया जो है क्या इसका मेंबर है कि नहीं है, उसके अलावा ये इस्टेब्लिश कब हुए थे, और क्या ये लीगली बाइंडिंग है या फिर नहीं है। तो फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन लिखो अब, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। METEOROLOGICAL। फर्स्ट पॉइंट लिखो, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन वो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जिसमें देश की गवर्नमेंट जो है जो इसमें मेंबर जो है वो होती है, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट लिखो 192 मेंबर्स। उसके अलावा ये जो ऑर्गेनाइजेशंस जो है ये कुछ कुछ रिपोर्ट जो है वो पब्लिश करती हैं। हम वो रिपोर्ट जो है वो अभी नहीं करेंगे, एक आपका और मॉड्यूल होगा एनवायरमेंटल चलो याद आए तो बताऊंगा। उसमें जो है जो भी रिपोर्ट जो है ये पब्लिश करेंगे जब हमारा एग्जाम आ जाएगा। एग्जाम के पास हम जो है ये जितनी भी रिपोर्ट्स ये पब्लिश करेंगे उनको हम जो है वो वहां पे दोबारा से कवर करेंगे। उसके अलावा करंट अफेयर्स जो है वो आपको देखते रहना, वहां पे जब भी इनकी रिपोर्ट आती है तो हम उसके ऊपर क्लास जो है वो आपकी बना देते हैं। तो वो रिपोर्ट्स को जो है वो आपको इसके सामने जो है एक अलग पेज अटैच करके इनके सामने जो है मान लो WMO कोई रिपोर्ट जो है वो पब्लिश करती है, तो उस रिपोर्ट की जो भी समरी होगी उसमें क्या क्या चीजें जो है वो आपको देखनी है, जो जो बातें उस रिपोर्ट में की गई होंगी
उनको लिख लेना है आपको एक पेज के ऊपर, और जहां पे आपने WMO के बारे में लिखा है उसके साथ उस पेज को जो है वो आपको अटैच कर लेना है। 192 मेंबर्स। नेक्स्ट लिखो इंडिया इज अ मेंबर। नेक्स्ट लिखो हेडक्वार्टर्स जिनेवा स्विट्जरलैंड। जितनी भी आपकी ऑर्गेनाइजेशंस होंगी उसमें मोस्टली के जो हेडक्वार्टर्स हैं वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में ही होंगे। जिनेवा स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट लिखो डेट कब एस्टेब्लिश हुई थी, 23 मार्च 1950। ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं इनके नाम से ही जो क्या काम ये करती होंगी इनके नाम से ही जो है वो पता चल जाता है। नेक्स्ट आ जाओ यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम। अब इसके नाम में एनवायरमेंट आ गया तो ये क्या काम करेगी, एनवायरमेंट के रिगार्डिंग जो है जो अपना काम जो है ये करेगी कि एनवायरमेंट जो है उसको पॉल्यूट नहीं करना है। यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम। नेक्स्ट पेज। हेडक्वार्टर्स नायरोबी केनिया। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज एन एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशंस coordinate in environmental activities and assist developing countries in implementing some policies। ये आपका मॉड्यूल होगा एनवायरमेंटल इश्यूज। in implementing some policies and practices। Next point, it was established as a result of UN Conference on Human Environment, ब्रैकेट में लिखो स्टॉकहोम स्वीडन। स्टॉकहोम स्वीडन में कॉन्फ्रेंस होती है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट। वहां पे ये बोला जाता है कि इस तरीके की यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम जो है वो हमें स्टार्ट करना चाहिए। तो वहां से इसकी एस्टेब्लिशमेंट जो है वो हो जाती है। कब होती है ये, इन 1972। नेक्स्ट पॉइंट, it has been acting and funding। ठीक है, मेन काम क्या है इसका, फंड करना एनवायरमेंट रिलेटेड प्रोजेक्ट्स। अंडरलाइन कर लो इसको, इट हैज बीन एक्टिंग एंड फंडिंग वेरियस एनवायरमेंट रिलेटेड प्रोजेक्ट्स इन डेवलपिंग कंट्रीज। Next point, it is one of the several implementing agencies। Next point ना एक लाइन छोड़ के लिख रखो, one of the several implementing agencies for GEF, Global Environment Facility। And act as a multilateral fund for the implementation of
मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। नेक्स्ट नीचे स्टार मार्क करके लिखो, मॉन्ट्रियल इज रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड है मॉन्ट्रियल? लिखो, मॉन्ट्रियल इज रिलेटेड टू डिप्लीशन ऑफ phasing out of ozone depleting substances। नेक्स्ट इसी में हेडिंग बनाओ, UNEP सक्सेस स्टोरीज। फर्स्ट लिखो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987। नेक्स्ट लिखो मिनामाटा कन्वेंशन 2012, ब्रैकेट में लिख लो फॉर मर्कुरी। नेक्स्ट लिखो UNEP एंड WMO established IPCC Intergovernmental Panel on Climate Change। नेक्स्ट, ये जो रिपोर्ट्स निकालते हैं उन रिपोर्ट्स के नाम लिख लो ताकि जब न्यूज में आए वो रिपोर्ट्स तो आपको पता हो। लिखो UNEP अपॉस्ट्रोफी एस एमिशन गैप रिपोर्ट। लास्ट रिपोर्ट जो है इसकी 2019 में आई थी, वो 10th एडिशन जो था वो इस रिपोर्ट का था। तो इसका जो है ये श्योर नहीं होता कि ये हर साल बाद रिपोर्ट निकालेगी, हर 2 साल बाद रिपोर्ट जो है वो निकालेगी। ये काफी टाइम बाद जो है ये अपनी रिपोर्ट जो है वो निकालती है। तो लास्ट रिपोर्ट जो है उसकी 2019 में आई थी। जो रिपोर्ट 2019 में आई थी उसमें क्या क्या मेन बातें थी वो मैं आपको बता देता हूं। तो उसमें ये बोला गया था कि जो हमारा एमिशन गैप जो है वो 15 गीगाटन से कम जो है वो होना चाहिए, लेकिन करंटली हम जो है वो 32 गीगाटन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एमिट कर रहे हैं। और उसी के साथ साथ हमारा ये गोल है कि जो हमारा प्री इंडस्ट्रियल लेवल हुआ करता था ना, प्री इंडस्ट्रियल लेवल, तो हमें उस लेवल से हमें जो है अपना जो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन जो है वो हमें 2 डिग्री जो है वो कम करना है। और अगर 2 डिग्री कम नहीं हो रहा तो एटलीस्ट 1.5 डिग्री सेल्सियस कम जो है वो करना है। इस चीज का मतलब क्या है कि अगर प्री इंडस्ट्रियल लेवल जो है हमारा टेम्परेचर का जो एवरेज लेवल जो है वो मान लो हुआ करता था 27 डिग्री, तो हमें क्या करना है, हमें एटलीस्ट 25.5 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर जो है वो लेके जाना है। ठीक है, मतलब एटलीस्ट इतना तो जो टेम्परेचर जो है वो हमें लेके जाना है। जो आपका पेरिस एग्रीमेंट होगा उसमें भी यही बातें होंगी। हमारी जो मेन मुद्दा जो अभी तक जो चल रहा है वो यही चल रहा है कि हमें प्री इंडस्ट्रियल लेवल से 2 डिग्री कम का गोल जो है वो हमें रखना है, अगर हम चाहते हैं कि हमारा क्लाइमेट चेंज जो है वो होने से बच जाए। सेकेंड लिखो रिपोर्ट ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक। ये जनरली रिपोर्ट जो है ये आपकी मार्च में आती है या फिर दिसंबर में आती है। नेक्स्ट, ये 6th रिपोर्ट थी इनकी, मार्च 2019 में आई थी। अब इन रिपोर्ट्स के बारे में क्या क्या पता होना चाहिए आपको कि एक तो की फाइंडिंग क्या है उस रिपोर्ट की, उस रिपोर्ट में बात क्या की गई है। 2-3 बातें हैं जो है वही घुमाते हैं। एक तो ये बात पक्का करेंगे हर रिपोर्ट में कि टेम्परेचर जो है वो एटलीस्ट 1.5 डिग्री सेल्सियस प्री इंडस्ट्रियल लेवल से कर लो। कोशिश ये होनी चाहिए कि आपकी 2 डिग्री जो है वो करना है। उसके अलावा हर रिपोर्ट का कोई ना कोई थीम होता है। ठीक है, उसका थीम जो है वो आपको पता होना चाहिए। उस रिपोर्ट का कई बार टाइटल भी होता है, टाइटल आपको पता होना चाहिए, और की फाइंडिंग। ये कुछ चीजें जो है हर रिपोर्ट के बारे में आपको जो है वो पता होनी चाहिए।
ये दो रिपोर्ट जो है ये निकालता है आपका यूएनईपी। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट हेडिंग बनाओ, इंटर गवर्नमेंटल पैनल फॉर क्लाइमेट चेंज। लिखो यूएनईपी एंड डब्ल्यूएमओ, यूएनईपी एंड डब्ल्यूएमओ established आईपीसीसी ब्रैकेट्स में ना आपको इनके फुल फॉर्म जो है वो लिखनी है। इन 1988 हेडक्वार्टर्स हैं जिनेवा स्विट्जरलैंड में। लिखो इट वॉज एस्टैब्लिश्ड टू, फर्स्ट पॉइंट, इट वॉज एस्टैब्लिश्ड टू प्रोवाइड द गवर्नमेंट्स ऑफ द वर्ल्ड with a clear scientific view related to what is happening to world's climate। जो चीजें ये सारी हम लिख रहे हैं ये आपसे पेपर में कभी नहीं पूछी जाएंगी, ये सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि कौन सी पर्टिकुलर एजेंसी जो है या कौन सी पर्टिकुलर ये जो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो क्या काम करती है। जो आपसे पेपर में पूछा जाएगा वो इसी से रिलेटेड पूछा जाएगा कि उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन ने रिपोर्ट निकाली है, या फिर ऐसे पूछ लिया जाता है कि ये रिपोर्ट्स निकालती है, कौन कौन सी रिपोर्ट जो है ये निकालती है। ठीक है, 4-5 ऑप्शंस दे दिए जाएंगे, फिर पूछ लिया जाएगा ये रिपोर्ट इनके द्वारा निकाली गई है कि नहीं निकाली गई। देन जो उसकी रिपोर्ट होगी उसमें कुछ थोड़े बहुत फैक्ट्स जो है वो इधर उधर चेंज करके आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ जाएगा। देन पूछ लिया जाएगा कि इसमें स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, 2 करेक्ट है, 3 करेक्ट है, या कौन कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, ये कौन सी गलत है। नेक्स्ट लिखो इट्स मेंबरशिप इज ओपन टू, its membership is opened to all members, all member countries। जो यूएन और डब्ल्यूएमओ की मेंबर कंट्रीज हैं वो सारी जो है वो इसकी मेंबरशिप जो है वो ले सकती हैं। इट्स मेंबरशिप इज ओपन टू ऑल मेंबर कंट्रीज ऑफ यूएन एंड डब्ल्यूएमओ। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज अ साइंटिफिक बॉडी that reviews and assess the most recent scientific, technical and socio-economic information provided worldwide relevant to understanding of climate change। Next point, thousands of scientists all over the world contribute to the work of IPCC। इसमें 3 वर्किंग ग्रुप जो है वो बनाए हुए हैं, तो लिख लो इट हैज 3 वर्किंग ग्रुप्स। वर्किंग ग्रुप 1 फर्स्ट डालो, फर्स्ट वर्किंग ग्रुप 1 रोमन वाला लिखना। इट डील्स विथ फिजिकल साइंस basis of climate change।
Next point, working group 2. It deals with impact of climate change and vulnerability. Next point, third, working group 3. It deals with mitigation of climate change. Next point, IPCC has 195 members and it produces reports that support UNFCCC. Next point, fifth assessment report of IPCC provided input to COP, Conference of Party, COP, C capital, O small, P capital, Conference of Parties. Parties stand for countries. At Paris Summit, which resulted in उन्होंने ज्यादा होता था लेके जो आप स्टेपल भी करना किसी जी आप साइनिंग ऑफ Paris Climate Deal. Next point, sixth assessment report will come out in 2022 after 2 years of ना लिखो ये लाइन कर दो अब जो आपकी आईपीसीसी जो है ये कुछ एक तो अपनी रिपोर्ट जो है ये निकालती है उसके अलावा ये कुछ जो है स्पेशल रिपोर्ट्स भी निकालती है। जैसे इन्होंने स्पेशल रिपोर्ट निकाली थी आईपीसीसी स्पेशल रिपोर्ट ऑन ओशन क्रायोस्फीयर एंड चेंजिंग क्लाइमेट। इसमें बेसिकली क्रायोस्फीयर जो है इसमें बेसिकली ये बात की गई थी कि जो आपके ग्लेशियर जो है ना वो मेल्ट होते जा रहे हैं और जब ग्लेशियर मेल्ट होता है तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो आपका ओशन लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाता है। तो उससे सबसे ज्यादा खतरा किनको आता है, जो आपके लो लाइन आइलैंड्स जो होते हैं ना उनको सबसे ज्यादा खतरा होता है जब आपका ओशन का लेवल जो है ग्लेशियर्स मेल्ट होने की वजह से ओशन का लेवल जो है वो राइज होगा तो वो क्या करेगा कि पूरा का पूरा जो आपका आइलैंड होगा जहां पे ये लोग जो है ये रह रहे होंगे ये पूरे के पूरे आइलैंड को पानी में जो है वो सबमर्ज कर देगा। उस वजह से लोगों को क्या करना पड़ेगा, अपने घरों से जो है वो डिस्प्लेस होना पड़ेगा। तो उसके ऊपर रिपोर्ट निकाली थी कि ये जो क्रायोस्फीयर वाली रिपोर्ट थी, स्पेशल रिपोर्ट निकाली थी आईपीसीसी ने, उन्होंने बोला था कि ग्लेशियर जो है वो मेल्ट होते जा रहे हैं जिस वजह से लोग जो है वो डिस्प्लेस होते जा रहे हैं, ये लोगों को जो है वो अपने घर जो है वो छोड़ने पड़ रहे हैं या हमारी जो लैंड जो है वो कम होती जा रही है। तो इस तरीके की स्पेशल रिपोर्ट जो है ये आईपीसीसी जो है ये निकालता रहता है। अब कुछ देश हैं जैसे आपका जापान हो गया, जापान मानता है कि हाँ क्लाइमेट चेंज जो है वो हो रहा है। वहीं अगर देखिए यूएसए, तो यूएसए कभी भी इस तरीके की डील जो है उस पर कभी भी साइन ही नहीं करता है या अगर वो डील बाइंडिंग हो तो
या मोस्टली जो आपकी डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं वो ऐसी डील्स के ऊपर साइन ही नहीं करती, क्योंकि उनका कहना है कि क्लाइमेट चेंज जैसी कोई भी चीज जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती। आपने जो डोनाल्ड ट्रंप जो था उसके बहुत बार जो है उसके बयान जो है वो आपने सुने होंगे, जब वो कहता है कि क्लाइमेट चेंज जो है इस तरीके की कोई चीज जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करती है। तो ऐसी कंट्रीज जिनको उस चीज की जरूरत है, जिनको लगता है कि हाँ वाकई में क्लाइमेट चेंज जो है वो क्लाइमेट जो है वो चेंज हो रहा है, जैसे जापान जो है एक आइलैंड कंट्री है तो उसके आइलैंड जो है वो डूबते जा रहे हैं। उसके अलावा जापान में सबसे ज्यादा फ्लड जो है वो जापान में आते हैं, सबसे ज्यादा अर्थक्वेक जो है वो जापान में आते हैं, जिस वजह से जापान जो है वो इस चीज को कंसिडर करता है कि क्लाइमेट चेंज जैसी कोई चीज जो है वो एग्जिस्ट करती है। जब रादर देन जो आपकी दूसरी कंट्रीज है जैसे यूएसए हो गया, कनाडा हो गया, कनाडा फिर भी काफी हद तक जो है ये मानता है कि क्लाइमेट चेंज जो है वो हो रहा है, लेकिन यूएसए जो है वो इस चीज को कभी भी जनरली कंफर्म जो है वो इस चीज को नहीं करता। तो उस वजह से ये स्पेशल रिपोर्ट जो है ये निकाली जाती है ताकि लोगों को थोड़ी अकल जो है वो आ जाए। सेकंड इसकी रिपोर्ट लिखो, स्पेशल रिपोर्ट ऑन क्लाइमेट वार्मिंग, सॉरी स्पेशल रिपोर्ट ऑन ग्लोबल वार्मिंग ऑफ 1.5 डिग्री सेल्सियस। थर्ड लिखो, स्पेशल रिपोर्ट ऑन क्लाइमेट चेंज एंड लैंड। तो जब भी इस तरीके की कोई स्पेशल रिपोर्ट आएगी वो भी हमारे करंट अफेयर्स जो होंगे उसमें कवर जो है वो की जाएगी, तो उसको भी जो है वो आपको लिखना है, उसको एक अलग पेज में लिख के इसके साथ ही यहाँ पे अटैच कर दो कि जिसने भी ये रिपोर्ट जो है पब्लिश की होगी। मान लो आईपीसीसी ने पब्लिश किया तो आईपीसीसी के सामने लिख लेना, यूएनईपी ने पब्लिश किया तो यूएनईपी के सामने जो है उसको लिख लेना। और क्या क्या चीजें लिखनी है, एक उसका टाइटल, रिपोर्ट का टाइटल क्या है, उसका थीम अगर है कुछ वो लिखना है, और की फाइंडिंग जो है उसमें क्या क्या मेन बातें जो है वो की गई हैं। इन्हीं रिपोर्ट्स को आप जब अपने मेंस के आंसर राइटिंग करोगे, जैसे हम पॉल्यूशन करेंगे तो पॉल्यूशन में या क्लाइमेट चेंज करेंगे, पॉल्यूशन में अगर मान लो कि मर्क्यूरी पॉल्यूशन जो है वो इंक्रीज होता जा रहा है तो उसके ऊपर रिपोर्ट निकाली जाती है, मिनीमाटा वाली कन्वेंशन जो है वो बनाई हुई है। तो वहां पे जब मिनीमाटा कन्वेंशन लिखोगे तो वहां पे अपने आंसर जो है उसको जस्टिफाई करने के लिए आपको उस रिपोर्ट की जो की फाइंडिंग जो होंगी वो लिख के वहां पे आप अपना आंसर जो है उसको और ज्यादा अच्छा जो है वो बना सकते हो। नेक्स्ट लिखो, स्पेशल रिपोर्ट ऑन क्लाइमेट चेंज एंड लैंड। नेक्स्ट आ जाओ, स्टार मार्क करके एक चीज लिखो नेक्स्ट पेज पे या इसी पेज पे लिख लो। लिखो, बेस्ड ऑन द रिपोर्ट ऑफ असेसमेंट रिपोर्ट ऑफ, बेस्ड ऑन द असेसमेंट रिपोर्ट ऑफ आईपीसीसी in 1992 ये UNCED का ईयर 1992 लिख लेना, ईयर 1992 UN कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट was held at Rio de Janeiro, which is also known as Earth Summit. नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, लिखो UNCED। फुल फॉर्म लिख लो UNCED की, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। दूसरा नाम लिख लो इसका अर्थ समिट, AKA अर्थ समिट, ऑल्सो नोन एज अर्थ समिट। एक और नाम है इसका रियो कॉन्फ्रेंस, एक और नाम है रियो समिट। देखो फर्स्ट पॉइंट बनाओ, इट was held at Rio de Janeiro in June 1992, in June 1992।
तो इस कॉन्फ्रेंस में दो चीजों के ऊपर, दो मेन टॉपिक्स के ऊपर बात हुई जब ये कॉन्फ्रेंस होती है 1992 में। पहली बात किसके ऊपर होती है? क्लाइमेट के ऊपर। दूसरी बात किसके ऊपर होती है? डेवलपमेंट के ऊपर। तो लिख लो द कॉन्फ्रेंस spoke about first climate change, second development। पेज चेंज करके लिखो UNFCCC। United Nations Framework on Climate Change। ऑब्जेक्टिव लिखो इसका। To stabilize greenhouse gas emission in atmosphere at a level that would prevent dangerous consequences। Next point, it was open for signature in 1992 in New York and it was enforced in 1994। करंटली इट हैज 197 मेंबर्स। किसी के भी मेंबर्स याद नहीं करने हैं कि किसके कितने मेंबर्स हैं। हाँ, अगर कोई नया मेंबर ऐड होता है तो उस मेंबर का नाम जो है वो पता होना चाहिए आपको। जैसे इजराइल जो है वो पिछले साल 2-3 ऑर्गेनाइजेशंस जो थी उसमें ऐड हुआ है। करंटली इट हैज 197 पार्टीज। द कन्वेंशन इटसेल्फ is not legally binding। ये लीगली बाइंडिंग नहीं थी तो इस वजह से हम क्या लेके आए? क्योटो प्रोटोकॉल। नेक्स्ट पॉइंट, पार्टीज टू द कन्वेंशन meet annually since 1995 as COP, Conference of Parties, to assess the progress in dealing with climate change, full stop। Next point, its secretariat is at Bonn, Germany। First COP लिखो। First COP was held at Berlin ठीक है। तो फर्स्ट सीओपी होती है, देन सेकंड सीओपी होती है, तो उसमें वेरियस बातें जो है वो की जाती है, लेकिन क्योंकि ये लीगली बाइंडिंग नहीं थी तो इस वजह से कंट्रीज जो है वो अपने देश के लिए
कुछ खास जो है वो चीजें जो है वो नहीं करती। अब इसमें खास चीजें कंट्री क्या कर सकती है कि मान लो हम पॉल्यूशन क्यों क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड हम बहुत ज्यादा जो है वो एमिट कर रहे हैं। अब कार्बन डाइऑक्साइड को लिमिट किस तरीके से किया जाता है, ये ऑर्गेनाइजेशंस क्या करेंगी, ये सरकारों को बोलेंगी कि आप जो है वो अपने देश में इतनी अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आप एमिट कर रहे हो। अब ये सरकार जो है अगर वो लीगली बाइंडिंग होगी या अगर वो पर्टिकुलर सरकार सच में चाहती होगी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है एमिट ना हो, तो उस तरीके की पॉलिसीज जो है वो लेके आएगी। जैसे कि जो आपकी पुरानी गाड़ियां होती हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ सल्फर और जो दूसरी हार्मफुल गैसेज जो है वो एमिट करती हैं। तो इंजन की एज जो होती है वो 10 साल की होती है, कुछ इंजन जो होते हैं वो 15 साल उनकी एज जो है वो होती है। उसके बाद वो क्या करते हैं कि वो जो हार्मफुल गैसेस जो है वो उनकी एमिशन जो है वो होनी स्टार्ट हो जाती है। वो एमिशन क्यों होती है, क्योंकि आपका फ्यूल जो होता है वो अच्छे तरीके से बर्न जो है वो नहीं हो पाता, जिस वजह से वो क्या करता है एनवायरमेंट में पॉल्यूशन जो है वो क्रिएट करता है। अब सरकार इसको किस तरीके से कंट्रोल कर सकती है, सरकार इस तरीके की पॉलिसी ला सकती है कि 10 साल के बाद आपको आपकी गाड़ी जो है वो आपको फेंकनी होगी, या उसको जो है आप आधी कीमत देके या कुछ उसके पैसे देके आप सरकार को वो गाड़ी दे दो, सरकार आपको न्यू गाड़ी जो है या आप जो है वो न्यू गाड़ी जो है वो ले लो। इस तरीके की पॉलिसीज जो है वो कर सकती है। उसके अलावा सरकार क्या कर सकती है, जैसे आपकी इंडस्ट्रीज होती हैं तो उनकी चिमनीज में से आपका कार्बन डाइऑक्साइड जो है या दूसरी हार्मफुल गैसेस जो है वो बाहर जाती हैं। या उसके अलावा जो आपकी जो ईंटों के जो किल्स जो होते हैं, स्पेलिंग किल्स जो होते हैं, वहां से क्या होते हैं कि आपके फ्यूम्स वगैरह जो है वो आपकी बाहर जाती है, सॉरी स्मोक जो होती है या डस्ट जो होती है वो बाहर जाती है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे फिल्टर जो है वो लगा दिए जाते हैं। या कई बार क्या होता है कि इनके जो चिमनीज होती है वहां पे स्प्रेयर जो है वो लगा दिए जाते हैं। तो वहां पे क्या होता है कि वो जो पानी जो होता है वो इसके ऊपर स्प्रे करते रहते हैं, जिस वजह से ये जो आपके पार्टिकल्स होते हैं ये हवा में ना जाके यहीं पे भारी होके नीचे जो है वो गिरने लग जाते हैं। देन वहां से इसको जो है इसको फ्लाई ऐश कहते हैं। फ्लाई ऐश को इकट्ठा करके जो है अलग अलग चीजें जो है उससे बनाई जाती है। जैसे फ्लाई ऐश से ब्रिक्स वगैरह जो है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल ब्रिक्स वगैरह जो है वो बनाई जाती है। और साइंटिफिकली जो साइंटिस्ट जो है उनको ये भी मानना है कि ये वाली ब्रिक्स जो होती हैं ये नॉर्मल ब्रिक के कंपैरिजन में जब आपका अर्थक्वेक आता है तो वहां पे ज्यादा बेहतर तरीके से ये जो है ये स्टैंड कर पाती है। तो इस तरीके की पॉलिसी जो है वो सरकार ला सकती है, लेकिन अगर सरकार जो है वो उसमें विलिंग होगी, वो ऐसी चीजें जो है वो तभी करेगी। तो इसी वजह से क्योंकि ये लीगली बाइंडिंग नहीं था तो सरकारों को ऐसे कोई खास फर्क पड़ भी नहीं रहा था। तो उस वजह से थर्ड जो आपकी कॉन्फ्रेंस होती है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी होती है, उसमें क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो क्योटो में होती है। तो वहां पे जापान में एक जगह है क्योटो करके, 1997 में जो थर्ड जो है वो आपकी सीओपी होती है। तो उसमें जो है इस चीज को लीगली बाइंडिंग जो है वो किया जाता है, जो आपकी फेमस हो गई क्योटो प्रोटोकॉल के नाम पे। तो लिखो थर्ड कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी was held in Kyoto इसकी दो मेजर आउटकम्स थी। पहली लिखो क्योटो प्रोटोकॉल, दूसरी मेजर आउटकम थी सस्टेनेबल डेवलपमेंट। नेक्स्ट पेज पे हेडिंग बना लो क्योटो प्रोटोकॉल। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योटो प्रोटोकॉल, इसके ऊपर जनरली क्वेश्चन जो है वो पूछ लिया जाता है। देखो इट वाज लीगली बाइंडिंग, शुरू में इसको लीगली बाइंडिंग किया गया था सिर्फ और सिर्फ डेवलप्ड कंट्रीज के लिए, डेवलपिंग कंट्रीज के लिए लीगली बाइंडिंग जो है वो नहीं थी। देखो इट वाज लीगली बाइंडिंग फॉर डेवलप्ड कंट्रीज टू रिड्यूस देयर GHG emissions, greenhouse gas emissions. Full stop, next point. Kyoto Protocol was ratified by India in 2002 and it came into force in 2005. नेक्स्ट लिखो
Next point, currently it has 192 parties. यूएसए ने कभी भी इसको साइन ही नहीं किया. नेक्स्ट लिखो, क्योटो प्रोटोकॉल एम्ड टू कट द एमिशंस ऑफ greenhouse gases across the developed countries by about 5% by 2012 compared with 1990 levels 1990. तो इसके दो कमेंसमेंट पीरियड जो है वो रखे गए. फर्स्ट कमेंसमेंट पीरियड था 2008 से लेके 12 तक, और सेकंड जो आपका कमेंसमेंट पीरियड था वो था आपका 2013 से 20 तक. ठीक है, तो दोनों पीरियड्स में क्या क्या टारगेट जो है वो रखे गए उनके बारे में डिस्कस करते हैं. तो लिखो, फर्स्ट कमेंसमेंट पीरियड 2008 टू 2012. इसमें CBDR की बात की गई, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी. इसमें यह बात बोली गई कि जो हमारा जो ग्रीन हाउस गैसेस जो इंक्रीज होती जा रही हैं या हमारा क्लाइमेट जो है वो चेंज होता जा रहा है, तो इतनी बात तो पक्की है कि ग्रीन हाउस गैसेस जो है उनकी वजह से क्लाइमेट चेंज जो है वो होता जा रहा है. लेकिन ये सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें जो है वो क्लाइमेट चेंज जो है उसको होने से रोकना है. लेकिन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो डिफरेंशिएटेड होगी. वो किस तरीके से? जो डेवलपिंग कंट्रीज जो थी उनका कहना था कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो क्योंकि पहले डेवलप हो गई, उन्होंने जो है कार्बन एमिशंस जो है वो ज्यादा किए हैं क्योंकि वो पहले डेवलप हो गए थे, उनके पास टेक्नोलॉजी जो है वो पहले से आ गई थी. तो जो ज्यादा योगदान है ग्रीन हाउस गैसेस एमिशन का वो डेवलप्ड कंट्रीज का है. उस वजह से उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी डेवलपिंग कंट्रीज से के कंपैरिजन में कम जो है वो होनी चाहिए. तो उसी चीज को कहते हैं कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी. ये बात की गई आपकी पहले कमेंसमेंट पीरियड के दौरान. लिखो, दिस प्रोटोकॉल इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी. CBDR. लिखो, क्लासिफिकेशन ऑफ पार्टीज. इसमें उन्होंने क्या किया, कंट्रीज को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. क्लासिफिकेशन ऑफ पार्टीज. अब कौन सी कंट्री की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी उसके अकॉर्डिंग कंट्रीज को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. लिखो, क्लासिफिकेशन ऑफ पार्टीज एंड देयर कमिटमेंट्स. और उनको बोला कि आप जो है अपनी मर्जी से कमिटमेंट्स जो है वो आप दो कि हम इतने टाइम पीरियड तक 2012 तक हम ये टारगेट्स जो है वो अचीव करेंगे. तो कौन सी क्लासिफिकेशन थी? लिखो, सबसे पहले Annex 1 कंट्रीज, ANNEX, Annex 1 रोमन वाला कंट्रीज. इसमें कौन सी कंट्रीज रखी गई? लिखो, डेवलप्ड कंट्रीज प्लस इकोनॉमीज इन ट्रांजिशन. इकोनॉमीज इन ट्रांजिशन मतलब ऐसी कंट्रीज जो डेवलप्ड नहीं है लेकिन जल्दी ही डेवलप्ड हो जाएंगी, डेवलप्ड कंट्रीज के कैटेगरी में आ जाएंगी. और मेजर कौन सी ये जो इकोनॉमी इन ट्रांजिशन कौन सी कंट्रीज हैं? जो मेजर आपकी यूरोपियन कंट्रीज जो है ना वो इसमें आती हैं, मेजर यूरोपियन कंट्रीज. नेक्स्ट लिखो, Annex 2 कंट्रीज. Annex 2 कंट्रीज में उन डेवलप्ड कंट्रीज को रखा गया जो कि फाइनेंशियल या फिर टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करवाएंगी इकोनॉमीज इन ट्रांजिशन को, ताकि वो जो है डेवलप्ड कंट्रीज की कैटेगरी में फॉल कर जाए. लिखो, Annex 2 countries, developed countries that are required to provide
फाइनेंशियल एंड टेक्निकल सपोर्ट टू इकोनॉमीज इन ट्रांजिशन and other developing countries in reducing greenhouse gas emissions. Next page पे लिखो Annex B countries. Annex B countries. एनेक्स बी कंट्रीज में कौन सी कंट्रीज रखी गई? एनेक्स बी कंट्री में एनेक्स 1 कंट्रीज रखी गई, एनेक्स 1 कंट्रीज रखी गई जिनको टारगेट दिए गए थे कि आपको जो है ये जो फर्स्ट कमेंसमेंट पीरियड के दौरान जो है वो आपको इन टारगेट्स को जो है वो फॉलो करना होगा। लिखो एनेक्स 1 पार्टीज विद फर्स्ट और सेकेंड राउंड क्योटो, फर्स्ट और सेकेंड राउंड क्योटो GHG एमिशन रिडक्शन टारगेट्स, एमिशन रिडक्शन टारगेट्स। लास्ट लिखो नॉन एनेक्स कंट्रीज। लिखो नॉन एनेक्स कंट्री में पार्टीज ऑफ UNFCCC not listed in Annex 1 ब्रैकेट में लिखो मोस्टली डेवलपिंग कंट्रीज full stop. There are no legally binding targets. No legally binding targets for them. ठीक है, तो एनेक्स 1 में कौन सी कंट्रीज थी आपकी? एक बार रिपीट कर लो। एनेक्स 1 में कौन सी कंट्रीज थी आपकी? एक थी आपकी डेवलप्ड कंट्रीज और दूसरी आपकी जो इकोनॉमीज इन ट्रांजिशन है। ठीक है, एनेक्स 2 में कौन सी कंट्रीज थी? वो डेवलप्ड कंट्रीज जो किनकी मदद करेंगी? इकोनॉमीज इन ट्रांजिशन की मदद करेंगी ताकि वो जो है अपने ग्रीन हाउस एमिशंस को रिड्यूस करने में जो है वो काम कर सके। थर्ड थी आपकी एनेक्स बी कंट्रीज, उसमें कौन सी कंट्रीज रखी गई थी? वो एनेक्स 1 कंट्रीज जिनको एमिशन रिडक्शन टारगेट जो है वो दिए गए थे कि आपको जो है अपने ग्रीन हाउस गैसेज एमिशन जो है उनको रिड्यूस करना है फर्स्ट और सेकेंड राउंड के दौरान। लास्ट थी आपकी नॉन एनेक्स कंट्रीज, उसमें जो आपकी डेवलपिंग कंट्रीज जो थी उनको रखा गया, जिनको ये बोला गया कि आपको कोई भी टारगेट जो है वो हम फिलहाल के लिए जो कोई भी टारगेट जो है वो हम आपको नहीं दे रहे। अब टारगेट जो है इनको रिड्यूस जो है वो किस तरीके से करना है आपको, सॉरी टारगेट जो है उनको अचीव किस तरीके से करना है और जो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन जो है उसको रिड्यूस किस तरीके से करना है, इसके लिए कुछ उन्होंने मैकेनिज्म दिए। तो उन मैकेनिज्म्स को कहा जाता है क्योटो मैकेनिज्म। हेडिंग डाल दो क्योटो मैकेनिज्म। फर्स्ट है क्योटो मैकेनिज्म में एमिशन ट्रेडिंग। एमिशन ट्रेडिंग, एमिशन ट्रेडिंग का मतलब क्या है कि मान लो दो कंट्रीज हैं, एक है आपकी यूएसए, दूसरी छोटी कंट्री ले लेते हैं बांग्लादेश जो कि डेवलप नहीं है। तो हुआ क्या कि एमिशन ट्रेडिंग के दौरान जो है इसके दौरान क्या, इसके अंदर क्या होता है, हर कंट्री को ना एक टारगेट दे दिया जाता है कि आप इस साल जो है इतना कार्बन एमिशन जो है वो कर सकते हो। मान लो हाइपोथेटिकली मान लो यूएसए क्योंकि बड़ी कंट्री है तो उसको बोल दिया गया कि आप जो है 100 गीगाटन जो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक साल में एमिट जो है वो कर सकते हो। वहीं बांग्लादेश क्योंकि उसका साइज भी छोटा है तो उसको बोल दिया गया कि आप 50 गीगाटन कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको एमिट कर सकते हो। अब
यूएसए ने क्या किया, क्योंकि वो डेवलप्ड कंट्री है तो उन्होंने क्या किया, उनके पास टेक्नोलॉजी है तो वो जितना ज्यादा चाहे कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो मतलब उनमें एबिलिटी है कि वो ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जो है एमिट कर सकते हैं। तो उन्होंने उस साल क्या किया कि 120 गीगाटन कार्बन डाइऑक्साइड जो था वो एमिट कर दिया। अब इससे होगा क्या कि उसने 20 गीगाटन जो है वो ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एमिट कर दिया। अब वो क्या करेगा, वो ऐसी कंट्री ढूंढेगा जो है या एक या दो कंट्रीज से मिलके वो क्या करेगा, उनसे ऐसी कंट्रीज ढूंढेगा जिन्होंने अपने टारगेट से कम गीगाटन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एमिट किया। हाइपोथेटिकली मान लेते हैं कि इसने 30 गीगाटन कार्बन डाइऑक्साइड जो था वही एमिट किया था उस पर्टिकुलर ईयर में। अब उसके पास 20 गीगाटन जो है वो एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड जो है एमिट करने की अब स्पेस जो है वो पड़ी हुई है। अब वो क्या करेगा, ये 20 गीगाटन कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो यूएसए को लॉ कर देगा कि क्योंकि हमारा ये कोटा था तो आप उसमें से इस चीज को जो है वो हमारा ये 20 गीगाटन का ये चीज जो है ये आप ले लो। इसके बदले में यूएसए क्या करेगा, या इसको पैसे दे देगा या कोई ना कोई यहाँ पे प्रोजेक्ट वगैरह जो है वो लगा देगा, इसकी किसी ना किसी तरीके से मदद जो है वो कर देगा, या फिर इसका इंपोर्ट जो है वो यहाँ पे इंपोर्ट फ्री ड्यूटी जो है वो सब कुछ जो है वो इसको प्रोवाइड करवा देगा। तो इस तरीके से जो ये कार्बन की ट्रेडिंग होती है इसको एमिशन ट्रेडिंग जो है वो कहा जाता है। इसी के बदले मान लो इसने 20 गीगाटन जो है वो कम कार्बन जो है वो एमिट किया गया था तो इसको कार्बन सर्टिफिकेट जो है वो इशू कर दिया जाता है या कार्बन क्रेडिट जो है वो इसको दे दिए जाते हैं। तो ये कार्बन सर्टिफिकेट ये यूएसए को देके ये क्लैरिफाई कर देगा कि मैं ये 20 गीगाटन का जो मेरे को एक्स्ट्रा मेरे पास बचे हुए थे जिसके बदले में मुझे ये कार्बन सर्टिफिकेट जो है वो मिला हुआ था तो वो जो है वो इसके साथ एक्सचेंज कर लेगा। यूएसए जो है उसका कोटा जो है ये 120 जो ज्यादा जो वो एमिट कर रहा था वो उसका कोटा जो है वो बैलेंस आउट हो जाएगा। तो इसी चीज को कहते हैं एमिशन ट्रेडिंग। ये जो आपकी इकोनॉमी में जो आप कमोडिटी मार्केट जो पढ़ते हो ना तो उसी मार्केट में इसकी ट्रेडिंग होती है एमिशन ट्रेडिंग की। तो लिख लो फर्स्ट मैकेनिज्म एमिशन ट्रेडिंग। एमिशन ट्रेडिंग लिखो, एनी कंट्री विच हैव, ये डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से पूछ लिया जाता है आपसे मेंस में। एनी कंट्री विच हैव सरप्लस यूनिट्स ऑफ emission, surplus units of emission can sell their surplus to the countries that are not able to meet their targets. Full stop. This trading is done at commodities market. Next लिखो joint implementation. Any Annex 1 country, अगर Annex 1 country के टारगेट मीट नहीं हो रहे तो वो और क्या कर सकती है, Any Annex 1 country can invest in other Annex B country as an alternative to reduce emissions domestically. इसमें क्या होगा, सेम एग्जांपल लेके चलते हैं। इंडिया का लेते हैं आप एग्जांपल। इंडिया को भी टारगेट मिला था कि आपको 100 गीगाटन जो है वो आप एमिट कर सकते हो। इस बार क्या हुआ, यूएसए ने 120 टन गीगाटन जो है वो ज्यादा एमिट कर दिया तो उसका 20 टन जो है वो एक्स्ट्रा है। इंडिया को क्या था, इंडिया को 100 गीगाटन जो है वो अलाउ था तो इसने 100 का 100 गीगाटन जो है वो कर दिया। ठीक है, अब मतलब ना ये किसी भी घाटे में ना भी किसी भी फायदे में है। अब यूएसए ने क्या किया है कि यूएसए ने 20 गीगाटन जो है वो एक्स्ट्रा एमिट कर दिया। अब यूएसए यहाँ पे क्या कर सकता है, इस मैकेनिज्म के तहत, जॉइंट इंप्लीमेंटेशन के तहत यूएसए क्या करेगा, इंडिया में एक प्रोजेक्ट लगा देगा
सोलर प्रोजेक्ट लगा दिया या विंड मिल जो है वो लगा दिए, जिस वजह से क्या हुआ कि इंडिया जो 100 गीगाटन का कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एमिट कर रहा था, अब वो 80 गीगाटन का कार्बन डाइऑक्साइड एमिट करने लग गया। तो ये जो इसका 20 का सरप्लस था वो यहां पे कंपनसेट जो है वो हो जाएगा। ठीक है, इसको कहते हैं ज्वाइंट इंप्लीमेंटेशन। लिखो, लिख लिया आई थिंक आपने। नेक्स्ट आ जाओ क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म। क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म थर्ड पार्ट है इसका, क्योटो मैकेनिज्म का क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म। लिखो, एनेक्स बी कंट्रीज, एनेक्स बी कंट्रीज, कौन सी एनेक्स बी कंट्रीज? नहीं, वो एनेक्स 2 था, एनेक्स बी। हाँ नहीं, जिनको टारगेट मिला होगा कि उन्होंने रिड्यूस करना है। दोबारा चेक करो, एनेक्स 1 कंट्रीज कौन सी हैं, दोबारा बोलो। नहीं, डेवलप्ड कंट्रीज प्लस इकोनॉमी इन ट्रांजिशन। ठीक है, एनेक्स 2 कंट्रीज फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करवाएंगे किनको? ठीक है, इकोनॉमीज इन ट्रांजिशन कौन है? हाँ, जब फ्रांस वगैरह हो गया ना। नेक्स्ट आ जाओ एनेक्स बी कंट्रीज। हाँ, पर कंट्रीज कौन सी है? ऐसी एनेक्स 1 कंट्रीज जिनके टारगेट है कि उनको 1 और 2 के टारगेट जो है क्योटो इसके कमेंसमेंट पीरियड के 1 और 2 के टारगेट जो है वो कंप्लीट कर लें। ठीक है, आ जाओ वापस। लिखो, अब एनेक्स बी होगी कौन सी? ऐसी एनेक्स 1 कंट्रीज जिनको टारगेट जो है अचीव करने हैं। आ जाओ वापस। एनेक्स बी कंट्रीज कैन मीट देयर domestic emission reduction targets by buying greenhouse gases reduction units from projects from non-annex countries. एमिशन ट्रेडिंग और इसमें डिफरेंस बताओ। गुड, हाँ, उसमें किसी से भी कर सकता है। ठीक है, मान लो फ्रांस अपने टारगेट्स पूरे नहीं कर पा रहा, मतलब फ्रांस ने टारगेट पूरे कर रहे हैं, ये पूरे नहीं कर पा रहे, ये फ्रांस से भी खरीद सकता है। ठीक है, लेकिन जो क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म है वो सिर्फ और सिर्फ कहां से खरीदेगा? हाँ। नेक्स्ट आ जाओ रिजल्ट। इसका रिजल्ट क्या निकला इन मैकेनिज्म्स का? लिख लिया ना हमने सारा, रिपीट करना क्या लिखा है? डोमेस्टिक एमिशन रिडक्शन, हाँ ठीक। नेक्स्ट लिखो, रिजल्ट क्या निकला इसका? parties which were committed to Kyoto Protocol were able to reduce emissions by 18%. उनको टारगेट मिला था कि 5% से रिड्यूस करना है, लेकिन उन्होंने 18% से रिड्यूस कर दिया। करते क्या थे? कार्बन डाइऑक्साइड जो था वो उतना ही एमिट करते रहते थे, लेकिन दूसरी कंट्रीज जो थी उनसे खरीद लेते थे। तो बाद में धीरे धीरे इनको समझ में आने लगा कि इससे कार्बन तो उतना ही एमिट हो रहा है, बल्कि ये ज्यादा एमिट करने लग गया, क्योंकि उनको पता है हम खरीद ही लेंगे। उस वजह से वो क्या करेंगे, अब सेकेंड गोल जो है वो लेके आएंगे। कहां तक लिख लिया हमने? 18%, फुल स्टॉप।
मोस्ट ऑफ द टारगेट्स वर मेट थ्रू, किसके थ्रू कंप्लीट किए होंगे तीनों में से देख के बताओ। सही है, CDM, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म। नेक्स्ट आ जाओ, सेकेंड राउंड ऑफ क्योटो प्रोटोकॉल। नेक्स्ट हेडिंग, नेक्स्ट पेज पे, नेक्स्ट पेज, सेकेंड राउंड ऑफ क्योटो प्रोटोकॉल। अब क्योंकि उन्होंने देख लिया कि ये जो डेवलप कंट्रीज जो हैं उन्होंने गेम पकड़ लिया है कि वो क्या करते हैं, डेवलपिंग कंट्रीज से अपने ये CDM मैकेनिज्म के थ्रू जो है वो एमिशन जो है, एमिशन यूनिट्स वो खरीद लेते हैं। तो उन्होंने क्या बोला कि अब देखो तुम्हें टाइम दे दिया था, अब टाइम बहुत निकल गया, टाइम आ चुका है 2013 का, 13 से 20 के टारगेट जो है वो हमने सेट करने हैं। तो उसके लिए एक COP रखी जाती है 2012 में, 2012 में दोहा में एक COP जो है वो रखी जाती है। वहां पे बात कर दी जाती है कि ये जो है आपका एक INDCs जो है वो होंगे, INDCs, इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, कि अब बहुत हो गया कि सिर्फ डेवलप्ड कंट्रीज जो है वो सिर्फ और सिर्फ उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, जो डेवलपिंग कंट्रीज जो है वो भी इनको DEVO डेवलपिंग कंट्रीज जो होगी वो उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि उनको भी इन्वायरमेंट में अपना योगदान जो है वो देना है। लेकिन क्योंकि आपने ज्यादा मिशन जो है वो नहीं किए थे तो उस वजह से हम फिलहाल के लिए आपको ये कह देते हैं कि आप अपने अकॉर्डिंग जो है ना, अपने अकॉर्डिंग आप अपने टारगेट्स जो है वो सेट करो, देन उन टारगेट्स को अचीव करने के लिए धीरे धीरे आप जो है वो काम करो, ठीक है। लेकिन जो डेवलप्ड कंट्रीज जो थी उनको पर्टिकुलरली पहले ही टारगेट जो है उनको दे दिए गए थे कि आपको इतना एमिशन जो है वो रिड्यूस करना ही करना है। हाँ, मैकेनिज्म हम आपको सेट करके दे देते हैं कि आप जो है यहाँ पे प्रोजेक्ट्स लगा दो, इनकी मदद कर दो, इनको फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करवा दो, इनको टेक्नोलॉजी जो है वो दे दो, फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करवा दो, टेक्नोलॉजी जो है वो दे दो। तो अगर इनकेस आप ज्यादा एमिशन जो है वो कर भी देते हो तो हम आपको यहाँ पे कंपनसेट कर देंगे। लेकिन साथ ही साथ इनको भी बोल दिया कि आपको भी जो है वो अपने एमिशन रिडक्शन टारगेट जो है वो आपको भी जो है वो लेके आने। हाँ, फिलहाल के लिए अपनी अपनी मर्जी से जो है वो ले आओ, ठीक है। तो ये बात की गई 2013 से 20 तक के पीरियड के दौरान। जब 2012 में इसकी मीटिंग हुई कि अब हमें जो है INDCs नाम की एक चीज जो है वो ला दी गई कि अब जो है सबको टारगेट जो है वो मिलेंगे या सभी लोग जो है वो अपने खुद को जो है वो टारगेट देंगे। तो INDC की बात जो है 2012 में कर दी जाती है। देन 2013 में एक मीटिंग होती है, COP 13 जो है वो होती है, 13 वाली COP होती है पोलैंड में, पोलैंड में। देन वहां पे ये बात कह दी जाती है कि INDCs जो है वो सबसे पहले ये टर्म जो है ये कॉइन हुई थी कि INDC नाम की एक चीज होगी, वो कहां पे कॉइन होती है, दोहा में। 2013 में INDCs रखने की बात बोल दी जाती है कि डेवलपिंग कंट्रीज जो होगी उनको भी अपने INDCs जो है वो आपको डिक्लेयर करने हैं। वो डिक्लेयर कहां पे करने हैं, COP 14 में, COP 14। COP 14 होती है आपकी लीमा करके एक जगह है पेरू में, COP 14 होती है वहां पे। तो वहां पे जो है वो सबको कह दिया जाता है कि आप अपने अपने टारगेट जो है वो डिक्लेयर कर दो कि हम इतनी कार्बन एमिशन करेंगे, किस तरीके से अपनी जो कार्बन हम एमिट कर रहे हैं उसको जो है, जो हम एक्स्ट्रा एमिट कर रहे हैं, किस तरीके से हम उसको जो है वो रिड्यूस करेंगे। तो इंडिया ने कुछ टारगेट्स दिए हैं जो 2030 तक हमें जो है वो अचीव करने हैं। तो उन टारगेट्स को हम लिखेंगे कि क्या क्या टारगेट्स हैं। लिखो, COP 12 इन दोहा, दोहा है कतर में। सॉरी, ये थी COP 18, होती कब है, 2012 में। COP 18 ईयर है 2012। इसको दोहा अमेंडमेंट टू क्योटो प्रोटोकॉल भी कहा जाता है, दोहा अमेंडमेंट टू क्योटो प्रोटोकॉल। इसकी हेडिंग क्या डाली है इसकी हमने, हाँ, टाइम पीरियड लिख लो 2013 से 20। नेक्स्ट लिखो COP 19 2013 में।
ये होती है वॉर्सो पोलैंड, वॉर्सो पोलैंड। द टर्म INDC was coined 2012 में ये मिले थे ना, तो इन्होंने यही डिस्कस किया कि 2013 में हमने जो है न्यू कमेंसमेंट पीरियड जो है वो लेके आना है, जो कि 2013 से लेके 2020 तक का होगा। INDC की फुल फॉर्म है इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। नेक्स्ट लिखो COP20 2014। लीमा पेरू में एक जगह है लीमा करके, वहां पे लिखो urged every country to announce INDCs by November 2015। 2015 में ना पेरिस एग्रीमेंट, पेरिस कॉन्फ्रेंस होनी थी जहां पे पेरिस एग्रीमेंट किया जाएगा। पेरिस एग्रीमेंट में सबसे पहले ये बात की जाएगी कि वही जो 2 डिग्री से कम करना है ना हमें टेम्परेचर, वो वाली बात सबसे पहले पेरिस एग्रीमेंट में की जाती है। उसके बाद जो है उसको इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलने लग जाती है कि अब हर जगह जो है वो उसी चीज की बात होती है कि हमें अपना टेम्परेचर जो है वो 2 डिग्री से कम करना है। तो क्योंकि हम पेरिस कॉन्फ्रेंस में मिलने वाले थे, तो सभी कंट्रीज को यहाँ पे बोला गया कि आप अपने अपने टारगेट्स लेके आना, वो जो अगले साल जो कॉन्फ्रेंस हो रही है ना, तो वहां पे अपने अपने टारगेट्स जो है उनके साथ ही पहुंचना आप। तो लिखो इंडिया के INDCs क्या क्या है। कहां तक लिखा हमने, अनाउंस्ड INDCs बाय नवंबर 2015 बिफोर पेरिस कॉन्फ्रेंस, लिखो इंडियाज INDCs। फर्स्ट लिखो इंप्रूव और रिड्यूस emission intensity by 33 to 35% by 2030 compared to 2005 levels. Next point, increase the share of non-fossil fuel based electricity to about 40% by 2030। अब ये जो कॉन्फ्रेंसेस वगैरह होती है ना, तो यहाँ पे इंडिया जाएगा, इंडिया जाके ये बोल, अब कॉन्फ्रेंस हुई तो इंडिया ने वहां पे जाके ये बोल दिया कि मेरे ये INDCs हैं। तो उसने खुद ही बता दिया कि मैंने जो है जो नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी है 40%, कब तक, 2030 तक। अमेरिका यहाँ पे बैठ के ये सारी बातें जो है ये सुन रहा था, उसको पता लग गया कि इंडिया को जो है इस चीज की जरूरत है। अब अमेरिका इन केस मान लो ज्यादा मिशन करता भी है, तो उस तरीके के प्रोजेक्ट्स जो है वो इंडिया में लगाने में उनकी मदद जो है वो कर देगा, ताकि इंडिया का भी काम बन जाए, इंडिया के भी टारगेट जो है वो अचीव हो जाए, और ये जो एक्स्ट्रा मिशन जो एमिट कर रहा है वो जो है वो उसको वहां पे फायदा हो जाए। नेक्स्ट लिखो थर्ड पॉइंट, इनहांस द फॉरेस्ट कवर। INDC में enhance the forest cover which will absorb 2.5 to 3 billion ton, 2.5 से लेके 3 बिलियन टन of carbon dioxide by 2030। देन उसके बाद अब जो भी रिसेंट पेरिस कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो होगी, ठीक है, जो आपके एग्जाम से पहले आएगी, उससे पहले जो भी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी होगी वो हमें डिस्कस करनी है। किसमें करेंगे, एनवायरमेंटल इश्यूज में, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाओ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट।
अभी ना जो भी पार्टी होगी उसमें मेन बातें जो है वो यही कही जाएंगी कि ये कंट्रीज जो है ये अपने आईएनडीसीज जो है उनसे लैग कर रही हैं और उनको बोला जाएगा कि आप अपने आईएनडीसीज जो है उसको कंप्लीट करो, 2030 आने वाला है, ठीक है। और पेरिस एग्रीमेंट की मेनली उसमें बात की जाएगी कि हमें टेम्परेचर लेवल जो है वो 2 डिग्री से कम जो है प्री इंडस्ट्रियल लेवल के अकॉर्डिंग 2 डिग्री से कम जो है वो लेके जाना है, ठीक है। तो मेन बातें जो है वो यही होंगी। लिखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट, लास्ट टॉपिक है आज का। देख लो सेकंड आउटकम, सेकंड हमने किया था ना यूएन यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, उसके 2 आउटकम्स थी। पहली कौन सी थी? क्लाइमेट चेंज। दूसरी कौन सी थी? डेवलपमेंट। अब डेवलपमेंट कर रहे हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ यूएनसीईडी, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। फर्स्ट लिखो इसमें एजेंडा 21, एजेंडा 21 also known as Rio Conference. It was an outcome of Earth Summit, also known as Rio Conference. काट दो also known as Rio Conference. एजेंडा 21 को नहीं कहते हम वो किसको कहते हैं? अर्थ समिट को, ठीक है। एजेंडा 21 इट वाज एन आउटकम ऑफ, एजेंडा 21 लिख के लिखो, इट वाज एन आउटकम ऑफ अर्थ समिट 1992। Earth Summit 1992, which is also known as Rio Conference. Next point, it was non-binding. It was a non-binding action plan of United Nations related to sustainable development. Next point, the number 21 refers to agenda for 21st century. नेक्स्ट आ जाओ रियो 10, रियो प्लस 10 अर्थ समिट 2002। पहली कॉन्फ्रेंस कब हुई? 1992 में, अर्थ समिट जिसको बोला या रियो कॉन्फ्रेंस बोला। देन उसके 10 साल बाद 2002 में रियो प्लस 10 होती है, जिसको अर्थ समिट 2002 बोलेंगे। देखो, इट टुक प्लेस इन जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका in 2002. देखो, Rio plus 10 affirms United Nations commitment to Agenda 21 alongside Millennium Development Goals. Next point, it resulted in Johannesburg Declaration. Committing the nations of the world to live more sustainably.
इंक्लूसिव और सस्टेनेबल। बाकी आपके इसमें 3 टॉपिक्स रह गए, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, रियो 20, पेज, और चौथा है आपका 4 टॉपिक्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ठीक है, ये कल करेंगे। और उसके अलावा कुछ ऑर्गेनाइजेशंस और रह गई हैं, जैसे IUCN हो गई आपकी, ये जो रेड डाटा पब्लिश करती है वो, और बाकी छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशंस रह गई जैसे WWF हो गई, और उसके अलावा कुछ छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशंस और होंगी, वो कवर कर लेंगे, जैसे CB कन्वेंशन और CMS जो है वो रह गई आपकी, जिसको बॉन कन्वेंशन भी कहते हैं। ये कल जो है कल कवर कर लेंगे। आज की जो आपकी क्लास थी वो यहीं तक थी। थैंक यू सो मच।